Hello everyone, this is ex-marine engineer and teacher at Toppers Academy, अतुल्य दीक्षित स्पीकिंग। तो हम लोग आज करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? वेव्स होता है जो कैसे बनता है, जब ऑक्सीलेटिंग माने वाइब्रेटिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के साथ, और परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। मतलब वेव जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। जैसे ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ पे इंडेक्स फिंगर हमारा पॉइंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, किस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है। थंब इंडिकेट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, किस प्लेन में किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है, और मिडिल फिंगर इंडिकेट कर रहा है किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है। तो ये जो वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये कैसे होते हैं? ट्रांसवर्स होते हैं नेचर में। ट्रांसवर्स का मतलब क्या है? इनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए मूव करने के लिए, ये वैक्यूम में भी मूव कर सकते हैं। जैसे लाइट स्पेस में मूव करता है, सन से अर्थ में आता है 8 मिनट 20 सेकेंड्स में। सन और अर्थ के बीच में क्या है? कुछ मीडियम तो है नहीं, कोई सॉलिड लिक्विड गैस है नहीं, थोड़े थोड़े प्लैनेट्स वगैरह रहते हैं, बट अगर हम लोग डिस्टेंस से कंपेयर करें तो ना के बराबर है। लेकिन लाइट आराम से वहाँ पे भी ट्रैवल कर सकता है। लेकिन साउंड वेव्स कैसे होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल, तो वो मीडियम के बिना ट्रैवल नहीं कर पाते। साउंड सॉलिड लिक्विड गैस में ट्रैवल करेगा लेकिन स्पेस में नहीं करेगा। और लाइट जो है वो ट्रांसवर्स है नेचर में, तो वो स्पेस में सबसे ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करेगा। उसको मीडियम से क्या होता है? रेजिस्टेंस मिलता है। तो लाइट भी एक फॉर्म ऑफ रेडिएशन है, वो भी वेव कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे बोला उसमें क्या है? ट्रांसवर्स वेव का नेचर है। अब वेव का कुछ अपना प्रॉपर्टीज़ होता है, जैसे एम्पलीट्यूड क्या होता है? हाइट ऑफ क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रॉ। ये है क्रेस्ट, ये है ट्रॉ। मतलब ये जो बेस लाइन है इससे कितना ऊपर या कितना नीचे वेव ट्रैवल कर रहा है वही होगा एम्पलीट्यूड। इसका ऐसा यूनिट क्या है? मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस है। फ्रीक्वेंसी है सेकंड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक सेकंड में एक जगह पे से कितने वेव पास कर रहे हैं। मान लो हम लोग ये पॉइंट ले रहे हैं, तो इस पॉइंट से एक सेकंड में कितने वेव पास करेंगे वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या रहेगा? पर सेकेंड या हर्ट्ज़। जैसे मान लो एक सेकेंड में इस रेड पॉइंट से 10 वेव पास कर रहे हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 वेव्स पर सेकेंड या 10 हर्ट्ज़। तीसरा टाइम पीरियड क्या होता है? एक सेकेंड में टाइम पीरियड क्या होता है? एक वेव एक कंप्लीट वाइब्रेशन में कितना टाइम ले रहा है। मतलब वेव यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये एक कंप्लीट वाइब्रेशन है, तो कितना सेकेंड में वेव इस पॉइंट से इस पॉइंट में जा रहा है, उसी को बोलेंगे टाइम पीरियड। इसका यूनिट क्या रहेगा? सेकेंड, क्योंकि ये टाइम है। फिर आएगा वेलोसिटी सिंपली क्या है? एक सेकेंड में वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो डिस्टेंस जो रहता है, डिस्टेंस हम लोग हमेशा ये वाला लेंगे, मतलब बेसिकली हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा? मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं, वो क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट। कैसे इंडिकेट करेंगे? स्मॉल c से। फिर है वेवलेंथ क्या है? बेसिकली दो क्रेस्ट, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट सी, या दो ट्रॉ, पॉइंट बी और पॉइंट डी, इसके बीच में जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं वेवलेंथ। और फाइनली वेव नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर। तो वेवलेंथ का यूनिट है एंगस्ट्रॉम, क्योंकि वेवलेंथ बहुत छोटा रहता है जनरली। 1 एंगस्ट्रॉम को कैसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स 10⁻⁻10 मीटर। और वेव नंबर का यूनिट है पर मीटर। वेव नंबर का क्या फॉर्मूला है? वेव नंबर इक्वल्स टू 1/वेवलेंथ। फिर हम लोग आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल है इसको बोलते हैं न्यू,
इसको क्या बोलेंगे, न्यू, NU। और वेवलेंथ का जो सिंबल है इसको बोलते हैं लैम्डा, LAMBDA, लैम्डा। तो वेवलेंथ हमेशा यहाँ पे मीटर में लेना पड़ेगा, चाहे आपको क्वेश्चन में एंगस्ट्रॉम दे, नैनोमीटर दे, पिकोमीटर दे, डजेंट मैटर। इस फॉर्मूला में डालने के टाइम वेवलेंथ हमेशा मीटर में यूज़ करते हैं। और फ्रीक्वेंसी जो है वो हर्ट्ज़ में ही रहेगा या पर सेकेंड। हम लोग इवेंचुअली हर्ट्ज़ के जगह पर सेकेंड लिखेंगे, तब स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। और ये वैल्यू कांस्टेंट रहता है एज लॉन्ग एज हम लोग एयर या वैक्यूम को कंसीडर कर रहे हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जब हम लोग अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अरेंज कर रहे हैं, कैसे अरेंज कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अलग अलग रेडिएशन का बैंड मिलता है, अलग अलग रीजन मिलता है डिफरेंट रेडिएशन का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत कुछ है, यहाँ पूरा दिया हुआ है। क्या है, गैमा रेज, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, फिर आएगा विजिबल लाइट, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बाद हम लोग क्या लेते हैं, माइक्रोवेव। उसके बाद हम लोग लेते हैं रेडियो वेव। तो ये 7 मेन कंपोनेंट है। विजिबल लाइट अगेन हम लोग डिवाइड करते हैं 7 मेन कंपोनेंट में। विबज्योर, विबज्योर क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो गैमा रे का वेवलेंथ सबसे छोटा है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। और रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी सबसे छोटा है। और विजिबल लाइट का जनरल रेंज क्या रहता है, 380 से 760 नैनोमीटर या 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम। जो भी कंफर्टेबल लगे वही यूज़ करना है। तो लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कुछ थ्योरी है, तो वो थ्योरी देखते हैं। ये थ्योरी के पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला पॉइंट, कोई भी सोर्स हो, जैसे हीटेड रॉड, मान लो एक आयरन रॉड है, उसको 500-600 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया, तो वो क्या है, एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट करता है, रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इस रेडिएशन का वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, चाहे हम लोग कितना भी टेम्परेचर बढ़ाएं, कितना भी उसको ज़्यादा हीट करें, कितना भी वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करे, इसका वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। और ये रेडिएशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, मतलब ट्रांसवर्स वेव फॉलो करेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, मतलब इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। लेकिन इसका फेलियर है, इसका फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे है, पहला ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो मैक्सवेल ने थ्योरी दिया था हीटिंग का। मैक्सवेल के थ्योरी के हिसाब से क्या था कि जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, एक बॉडी को हीट करते हैं, तो क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ेगा। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना इंटेंसिटी बढ़ेगा, उतना वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा। लेकिन ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करने पे क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पे चेंज नहीं आएगा। मतलब एक आयरन रॉड को हम लोग 500 डिग्री सेल्सियस पे हीट करें, 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट करें, 3000 डिग्री सेल्सियस पे हीट करें, लाइट जो निकलेगा वो हमेशा सेम कलर का रहेगा, एग्जैक्टली सेम कलर का। लेकिन ये फेल हो गया। देखा क्या गया, जब हम आयरन रॉड को हीट करते हैं, पहले वो डार्क रेड ग्लो करता है, फिर ब्राइट रेड, फिर ऑरेंज, येलो, फिर वाइट, इवेंचुअली ब्लू और वायलेट हो जाता है हायर टेम्परेचर पे। 40-50,000 डिग्री अगर पहुंच जाएंगे तो कलर बढ़ता ही जाएगा, मतलब इवेंचुअली वो अल्ट्रा वायलेट में भी चला जाता है कलर, मतलब दिखना भी बंद हो जाएगा एमिटेड रेडिएशन। तो ये क्या हो रहा है, अगर कलर चेंज हो रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों चेंज हो रहा है एमिटेड रेडिएशन का। ये तो मैक्सवेल का थ्योरी नहीं बोल रहा था। मैक्सवेल का थ्योरी क्या बोल रहा था कि वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। तो उससे एक टर्म आया ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या होता है, एक ऐसा आइडियल बॉडी है जो हर एक वेवलेंथ, हर एक फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन रिलीज़ भी करेगा, एमिट करेगा, एब्जॉर्ब भी करेगा। और एक ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन एमिट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये टर्म क्यों आया, क्योंकि जब आयरन रॉड को हीट किया जा रहा था तो वो अलग अलग कलर का लाइट रिलीज़ कर रहा था, इसलिए बोला गया कि एक आइडियल बॉडी हर एक वेवलेंथ, हर एक फ्रीक्वेंसी का लाइट एमिट कर सकता है अलग अलग टेम्परेचर में, तो उसको बोल दिया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये उसका ग्राफ है। उसका ग्राफ में क्या देखा जा रहा है, जब टेम्परेचर कम है, जब टेम्परेचर 3000 है तो वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या है, ज़्यादा है। जब 3000 केल्विन जब था,
जब 4000 केल्विन हुआ वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीज़ किया, जब 5000 केल्विन टेम्परेचर है वेवलेंथ ऑफ लाइट और भी डिक्रीज़ कर रहा है। मतलब इनिशियली क्या है, जब लोअर टेम्परेचर है तो रेड लाइट ज़्यादा निकलेगा, मीडियम टेम्परेचर है तो ग्रीन येलो वाइट निकलेगा, ज़्यादा टेम्परेचर है तो ब्लू लाइट एमिट होगा। लेकिन क्लासिक थ्योरी के हिसाब से क्या था, कोई फ़र्क नहीं आना था। तो देखा क्या गया, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वेवलेंथ डिक्रीज़ कर रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रहा है एमिटेड रेडिएशन का, जो रेडिएशन रिलीज़ हो रहा है। तो उसके लिए ये कंपैरिजन है, टेम्परेचर बढ़ेगा उस केस में वेवलेंथ डिक्रीज़ करेगा, ये वेवलेंथ होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है। सेकेंड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब मेटल सरफेस पे हम लोग लाइट डालते हैं, कैसा लाइट डालेंगे, कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर का लाइट अगर हम मेटल के सरफेस पे डालते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये इलेक्ट्रॉन क्यों निकल रहा है, लाइट डालने से, इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन, और इस फिनोमिनन को क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, तो फोटोन डालने से इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से क्या था, जब हम लोग लाइट डाल रहे हैं कहाँ पे, मेटल के सरफेस पे। मेटल के सरफेस पे क्यों लाइट डालते हैं, क्योंकि मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस के पूरे सरफेस में आराम से घूम सकता है, वो हर एक इंडिविजुअल एटम के साथ बाउंड नहीं रहता, उसके साथ कैप्चर हुआ नहीं रहता। तो मैक्सवेल के थ्योरी से क्या था, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, मतलब कितना ज़्यादा ब्राइट है लाइट। और अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा, मान लो किसी कारण से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा, तो ब्राइटनेस बढ़ाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट करेगा। लेकिन ऑब्जर्वेशन कुछ और ही था। क्या देखा गया, रिएक्शन एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से इजेक्ट हो रहे हैं, मेटल के सरफेस में से इजेक्ट हो रहे हैं। कब इजेक्ट हो रहे हैं, जैसे ही लाइट सरफेस को टच कर रहा है इमीडिएटली इजेक्ट हो रहे हैं, मतलब कोई टाइम डिले नहीं है, ऐसा नहीं कि 2-3 सेकंड बाद हो, इंस्टेंटली निकल रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। ज़्यादा ब्राइट लाइट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, कम ब्राइट लाइट में कम इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। हर एक मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसको हम लोग μ0 बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का अगर हम लाइट मार रहे हैं उस मेटल पे, उस मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट कर रहे हैं, तो फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए का मतलब क्या है, कितना भी ब्राइट लाइट हम लोग डालें, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे अगर उस लाइट का फ्रीक्वेंसी है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे रहे हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का अगर हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, सरफेस पर डाल रहे हैं, तब जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, मतलब ज़्यादा स्पीड में निकल रहे हैं बेसिकली। ठीक है, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगा फोटो इलेक्ट्रॉन का। तो ये मैक्सवेल की थ्योरी से उल्टा था। मैक्सवेल का थ्योरी क्या बोल रहा था, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ लाइट पे। इसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए फ्रीक्वेंसी से। लेकिन हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ब्राइटनेस पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन उसका काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो ये सारा प्रॉब्लम था मैक्सवेल के थ्योरी पे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पे। इसके लिए मैक्स प्लांक ने क्वांटम थ्योरी दिया। क्वांटम थ्योरी में उसने क्या बोला कि जो एनर्जी है, एनर्जी कैसे एमिट हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, डिसकंटिन्यूसली। मतलब एनर्जी कंटिन्यूस नहीं है, एट अ स्ट्रेच नहीं होता, वो छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में होगा। हम लोग इमेजिन कर सकते हैं चाउमीन के पैकेट को। कैसा होता है, 2 टाइप का पैकेट मिलता है चाउमीन का। एक टाइप का पैकेट में क्या है, एक लंबा स्टैंड रहेगा चाउमीन का। दूसरे पैकेट में क्या रहता है, छोटे छोटे अंदर में पैकेट रहते हैं और भी चाउमीन के। तो हम लोग लाइट को इमेजिन कर सकते हैं या एनर्जी को इमेजिन कर सकते हो छोटे छोटे चाउमीन के पैकेट की तरह, मतलब छोटा छोटा पार्ट रहेगा। हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, हर एक पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं, क्वांटम या क्वांटा भी बोलते हैं।
प्लूरल रहेगा तो क्वांटा बोलेंगे। लाइट के केस में हम लोग क्या नाम देते हैं, फोटोन। तो ये है नया व्यू। एनर्जी ऐसे नहीं है, एनर्जी सिंगल सिंगल पार्ट के फॉर्म में निकल रहा है, छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में निकल रहा है। एक टाइम में कोई भी एक इलेक्ट्रॉन या दूसरा पार्टिकल, मान लो प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, वो एक ही फोटोन को इधर एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा। एक टाइम पे, एक मोमेंट में एक फोटोन ना तो मल्टीपल पार्टिकल पे जा सकता है, ना एक पार्टिकल मल्टीपल फोटोन को एमिट करेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन दो फोटोन एमिट करे, वो एक टाइम में एक ही फोटोन को रिलीज़ कर सकता है। ये जो एक फोटोन है या एक क्वांटम है, इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, इससे छोटा पार्ट कुछ नहीं होगा, ये सबसे छोटा पार्ट है। हर एक क्वांटम का एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन होता है। जितना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा उतना एनर्जी ज़्यादा रहेगा। तो क्या होगा, E इक्वल्स टू एच न्यू या hc/λ। तो h यहाँ पे क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, इसका वैल्यू बहुत ही छोटा है, 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बढ़ाएंगे तो एनर्जी का वैल्यू बढ़ेगा। या न्यू के जगह क्या लिख सकते हैं, c/λ, क्योंकि हम लोग को क्या पता है, c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, न्यू इक्वल्स टू c/λ, यही आएगा ना, न्यू इक्वल्स टू c/λ। तो ये दो फॉर्म है एक्सप्रेस करने का एनर्जी ऑफ फोटोन या एनर्जी ऑफ क्वांटा। इसके बाद जो टोटल एनर्जी एमिट किया जा रहा है एक बॉडी टोटल एनर्जी जो एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, वो क्या होगा, एच न्यू का इंटीजर मल्टीपल रहेगा, मतलब होल नंबर मल्टीपल रहेगा। तो हम लोग E इक्वल्स टू एन एच न्यू लिखेंगे, जहाँ पे n होता है होल नंबर, मतलब 1 2 3 4 हो सकता है, लेकिन कोई भी डेसिमल या कोई भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो ये कैसे एक्सप्लेन करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगा। एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन बढ़ जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज़्यादा एनर्जी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा एमिटेड रेडिएशन का। कैसे आएगा, इस फॉर्मूला से, E इक्वल्स टू एच न्यू। एच हमेशा कांस्टेंट है, एनर्जी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, न्यू भी बढ़ेगा, क्योंकि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। एनर्जी बढ़ने से फ्रीक्वेंसी बढ़ता है एंड फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एनर्जी बढ़ता है। जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ ऑफ लाइट छोटा होगा, वेवलेंथ छोटा होगा तो क्या होगा, वो रेड से ऑरेंज, येलो, ब्लू की तरफ शिफ्ट होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करता है, जब लाइट कोई भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जनरली लाइट अगर पड़ रहा है मेटल के सरफेस पे, तो क्या होगा, जो फोटोन है वो अपना एनर्जी मेटल के इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। कितना एनर्जी दे रहा है, पूरा एनर्जी दे रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी लेगा, एनर्जी लेके इमीडिएटली मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा। लेकिन कब बाहर निकलेगा, जब फोटोन में मिनिमम एनर्जी हो, इतना एनर्जी हो कि वो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पुल से हटा सके। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है काफ़ी ज़ोर से, तो फोटोन में इतना एनर्जी चाहिए कि इस अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम कर पाएगा तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। तो इलेक्ट्रॉन तभी एमिट होता है जब लाइट का मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो, जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसके लिए रिक्वायर्ड है, एमिशन के लिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन बेसिकली क्या है, एनर्जी है एच न्यू नॉट। इस एनर्जी का फोटोन अगर हम लोग लाइट पे डाल रहे हैं, लाइट पे नहीं, रादर किसी मेटल सरफेस पे डाल रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। अगर फ्रीक्वेंसी, लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा रहे, उस केस में क्या रहेगा, कुछ एनर्जी तो यूज़ हो गया वर्क फंक्शन के केस में, जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में काम आ रहा है। कहाँ से, मेटल के सरफेस से, मतलब वो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम कर रहा है। बाकी जो एनर्जी बचेगा वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन में रहेगा। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रहेगा उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम ई वी स्क्वायर।
तो यहाँ पे h है प्लैंक कांस्टेंट, न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और v है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे चेंज क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा जब हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट चेंज करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट अगर बढ़ा रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, अगर हम लोग डिक्रीज़ कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट डाल रहे हैं मेटल के सरफेस पे, उस केस में अगर हम ब्राइटनेस बढ़ा दे रहे हैं, मतलब ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हाई है, वर्क फ्रॉम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, उस केस में अगर हम ज़्यादा ब्राइट लाइट ऐड कर रहे हैं, ज़्यादा ब्राइट लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं मेटल सरफेस पे, तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और पांचवा पॉइंट क्या है, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, पहले से ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट हम मेटल सरफेस पे डाल रहे हैं, उसको इसमें अगर हम और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। यहाँ पे ये कर्व दिया हुआ है, ये कर्व इम्पॉर्टेंट है। इस पार्ट में कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, इजेक्ट नहीं होगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट करेगा, जब इजेक्ट होना स्टार्ट करेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जितना हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ा रहे हैं। तो एनर्जी, इस एनर्जी को हम लोग मल्टीपल फॉर्म में लिख सकते हैं, जूल्स, कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत कम रहेगा, इसलिए हम लोग प्रेफर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब बेसिकली अगर हम लोग 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर लगा के रखते हैं और एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे डालते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन में कुछ एनर्जी आएगा। क्यों एनर्जी आएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस लगाने में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, मूव करेगा। तो जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन में आता है उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका वैल्यू कितना है, 1.602 × 10⁻⁻19 जूल। याद कैसे रखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, उतना ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी वैल्यू रहता है, खाली डिफरेंस है। चार्ज के लिए हम लोग कूलम यूज़ करते हैं यूनिट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए जूल यूज़ करेंगे। और चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकता है। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि लाइट में दोनों नेचर है, वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। वेव नेचर कैसे आता है, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस से, ये हम लोग बाद में देख पढ़ेंगे, ये फिज़िक्स का पार्ट है। और पार्टिकल नेचर हम लोग ने ऑलरेडी देखा ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो इससे क्या है, लाइट का डुअल नेचर होता है। तो आज हम लोग यहीं पे रहने देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।